चरण की वोटिंग भी हो चुकी है और अब बाकी है आगे के चरण के चुनाव। लेकिन इस सबसे पहले अगर आप नजर डालें तो चुनावी मुद्दे क्या रहे हैं, क्योंकि सभी पार्टी अपनी अपनी चुनावी मुद्दे लेकर आ रही है। बीजेपी कह रही है कि उनकी जीत पक्की है, टीएमसी कह रही है कि उनकी जीत पक्की है। लेकिन इस बीच में मैं बता दूं कि ये रानीगंज विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ वामपंथ का गढ़ रहा है। तो इस बार रानीगंज की स्थिति क्या होगी, कौन सी पार्टी जीत हासिल करेगी और किसे मुंह की खानी पड़ेगी, ये तो 2 मई को तय हो पाएगा। लेकिन उससे पहले हम आपको हेमंत प्रभाकर के इंटरव्यू दिखा चुके हैं। उन्होंने दावा किया था कि यहाँ रानीगंज वामपंथ का गढ़ रहा है तो जीत उन्हीं की होगी। खैर ये तो वक्त तय करेगा, लेकिन हमारे साथ अभी स्टूडियो में मौजूद है भाजपा की तरफ से बीजन मुखर्जी। तो चलिए सबसे पहले हम उनसे परिचय कराते हैं, उसके बाद आगे जानेंगे कि उनके चुनावी मुद्दे क्या है, रानीगंज के लिए वो क्या करना चाहते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। सबसे पहले सर, आप एक डॉक्टर हैं और जहां तक मैं जानती हूं कि बहुत ही कम फीस में आप लोगों का इलाज करते हैं, या फिर कहे कि एक तरह से सोशल वर्कर के तौर पर ही आप काम करते हैं। मैंने सुना है कि आप 50 रुपए फीस लेकर भी इलाज करते हैं। तो आगे अगर हम दूसरे डॉक्टर्स की बात करें तो इतनी कम फीस लेना उनके लिए मुमकिन नहीं हो पाता। आप क्या सोचकर ऐसे सोशल वर्क कर रहे हैं? क्या आपका बीजेपी में आने का पहले से प्लान था या फिर सोच रहे थे कि कोई और पार्टी भी ज्वाइन करनी है? देखिए, एक डॉक्टर जो है सबसे पहले उसका काम है समाज सेवा करना जी। तो वो मारवाड़ी हॉस्पिटल मेरा जन्म स्थान है। दूसरा रानीगंज मेरा जन्म स्थान है। रानीगंज में मेरा पढ़ाई लिखाई हुआ है और रानीगंज वासियों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। और रानीगंज का जो पेरीफेरीज एरिया है वहाँ पर भी बहुत सारा पुअर आदमी है जिन लोग के पास 50 रुपये का है वो भी देने का हिम्मत नहीं होता है। तो इसीलिए मेरे लगता है कि 50 रुपये फीस बहुत अच्छा है और बहुत आदमी इसमें दे भी पाएगा। अगर कोई दे भी नहीं पाया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रहा सवाल आपका पार्टी ज्वाइन करने का, तो बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी जो है सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है। उनका जितना हेल्पिंग हैंड पूरे हमारा इंडिया में है और कहीं नहीं है। मैं मेरा जो हेल्प और पूरे लोगों को करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, जिसमें मेरा जो हेल्पिंग नेचर है तो मैं और ज़्यादा कर सकूँ और से और ज़्यादा लोगों को तक मैं पहुँच सकूँ और जितना से जितना मैं उन लोगों को हेल्प दे सकता हूँ मैं अपने आप को धन्य महसूस करूँगा। इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था। सर यहाँ सवाल मेरा ये है कि क्या आपको लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी आपको यहाँ से उम्मीदवार उतारेगी? नहीं, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का आपका उम्मीदवार का नाम घोषणा हुआ उस दिन मैं हरिपुर में पेशेंट देख रहा था। तो वहाँ पर हमको फ़ोन आया कि सर आपका नाम ऐसे ऐसे टीवी में आ रहा है। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा आनंददायक मुहूर्त भी था। लेकिन मैंने सबसे पहले मेरा अपना पेशेंट देखना ख़त्म किया, जितना पेशेंट था सबको मैंने देखा। उसके बाद मैंने बाकी कार्यकर्ता से बात की, सबसे बातचीत की और उन लोगों को धन्यवाद दिया कि आप लोग मेरे को टिकट दिया और मेरे को इस लायक समझा। सर यहाँ सवाल ये भी है कि जिस दिन आपके नाम की अनाउंसमेंट हुई थी आप यहाँ से पंजाबी मोड़ गए थे, वहाँ पर आपका विरोध किया गया और आरएसएस की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें आपके नाम को लेकर वो लोग विरोध कर रहे थे। आरएसएस वालों का कहना है कि अगर रानीगंज क्षेत्र से कोई और दूसरा नाम उतारा जाए तो हम उनसे एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन आपके नाम को एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि बस 2 ही महीने पहले आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए थे। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है। अगर उसमें कोई विरोध करते हैं तो उसमें चिंता करने वाला तो पहला बात है कुछ भी नहीं है। दूसरा बात है, हमको जितना लगता है वो लोग भारतीय जनता पार्टी का आदमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस नाम लेके उसको बदनाम करने के लिए सोचे हुए हैं। तो इसलिए हमको नहीं लगता वो लोग ओरिजिनली कोई भारतीय जनता पार्टी से होगा या आरएसएस जैसा संघ से होगा। इसलिए मैं उन लोगों से कोई चिंता भी नहीं करता। तो आपको क्या लग रहा है कि जिस एक तरफ आपका विरोध भी हो रहा है, आप कह रहे हैं कि वो आपके पार्टी के नहीं है, भाजपा पार्टी के नहीं है, अलग है जो भी है, तो आप क्या इस विरोध के साथ में जीत यहाँ से हासिल कर पाएंगे? सबसे पहला आंसर यही है, उसका उत्तर यही है कि भारतीय जनता पार्टी में अभी कोई विरोध किसी भी पर्सन के साथ, किसी भी पर्सन का नहीं है। सब पूरा परिवार हम लोग एक साथ रानीगंज विधानसभा में लड़ रहे हैं। पहला आपका। दूसरा है
कि पूर्ण बहुमत से मोदी जी का या अमित जी का जो सपना है 200 पार का, हम लोग उम्मीद करते हैं उतना हम लोग लाएंगे। तीसरा आपका जवाब, रानीगंज विधानसभा में भाजपा बहुमत से जीतेगी, ये आपको मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। आप यहाँ पर जैसे इतिहास अगर देखें तो ये वामपंथ का गढ़ रहा है, वामपंथी यहाँ से जीतते आए हैं। तो इस बार क्या लग रहा है आपको कि यहाँ से बीजेपी जीत हासिल कर पाएगी? क्या वामपंथ का जो गढ़ है उस किले को तोड़ने में बीजेपी कामयाब हो पाएगी? इस बार जो होगा परिवर्तन का परिवर्तन होगा। 34 साल में वामपंथ जी ने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ बंद बंद और बंद। दीदी का सरकार पिछला 10 साल में तृणमूल का सरकार ने, हमको तो रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में कोई भी उन्नति नजर नहीं आया। आप बता सकते हैं कि एक भी स्कूल खोला गया, एक भी कॉलेज खोला गया, एक भी अच्छा से एजुकेशन हब हुआ, एक भी आपका टैक्स रिडक्शन में या आपका जो हम लोग का शिल्पोद्योगी लोग हैं उन लोगों के बारे में कुछ भी सोचा गया? कहीं पानी का प्रॉब्लम सॉल्व किया, कहीं आपको रास्ता का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो वोट आदमी देगा किस बेसिस पे देगा? बंगाल पेपर मिल बंद, बार स्टैंडर्ड कंपनी बंद, और पिछला 10 साल में तो यही हुआ है। तो आप हमको बताइए किस मुद्दे पर वो लोग कहेगा आदमी का पास जाके या जनगण का पास जाके कि हमको वोट दीजिए और हमको जिताइए? वहाँ पर भाजपा का ये है। आप कहीं भी जाइए देखिए कितना अच्छा है। गुजरात मॉडल आप सोच लीजिए कितना अच्छा है। हम लोग जो मेरा अपना है, हम हर आदमी से जुड़े हुए आदमी हैं। एक डॉक्टर के नाते हम एक हर आदमी से पूछते हैं कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है। उस हिसाब से हमको लगता है कि जनगण से मैं और ज़्यादा जुड़ सकता हूँ, और वो लोग भी चाहते हैं कि वहाँ एक परिवर्तन आए। इसलिए उस परिवर्तन में भाजपा को लोग जिताएगा ही और हम लोग जीतेंगे। अच्छा, यहाँ से टीएमसी की तरफ से तापस बनर्जी खड़े हैं। अगर उनके पिछले इतिहास को दोहराया जाए तो 10 साल से वो विधायक भी रह चुके हैं, आसनसोल साउथ से भी वो विधायक रह चुके हैं और एडीडीए के चेयरमैन भी थे। तो अगर हम सब कुछ देखें तो एडीडीए चेयरमैन रहने के बावजूद भी वो रानीगंज के लिए अभी तक क्या किए हैं, और क्या लगता है कि वो इस बार जो खड़े हैं तो जनता उनको स्वीकार कर रही है? आपका सवाल नहीं, आपका जवाब है। पिछला 10 साल में उन्होंने कुछ आसनसोल के लिए किया ही नहीं, इसलिए उनको आसनसोल छोड़कर रानीगंज जाना पड़ा। ऐसे अड्डा का चेयरमैन रहकर उन्होंने क्या किया है रानीगंज के लिए? कुछ भी नहीं किया। तो अगर कुछ नहीं किया है तो अगला पिछला 10 साल में जो आदमी नहीं किए हैं उनको इस बार उम्मीदवार बना के तृणमूल पार्टी ने क्या सोच सकता है और क्या बोल सकते हैं? हाँ ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो मिलेगा। और वहाँ पर मेरे लिए आदमी लोग मेरे को जानते हैं कि रात को भी फ़ोन करो तो डॉक्टर साहब अवेलेबल होते हैं, दिन में भी फ़ोन करो डॉक्टर साहब मिलते हैं। और जितना मेरा पेशेंट हमको देखा है, हमको तो लगता है वो लोग आशीर्वाद देगा मेरे को, और रानीगंज विधानसभा का हर आदमी मेरे को आशीर्वाद देगा कि नहीं डॉक्टर आदमी है, अच्छा है, जिताएगा। आप डॉक्टर भी हैं और अभी उम्मीदवार भी खड़े हैं, तो आगे जाकर दो में से किस रास्ते को आप चुनिएगा? दोनों रास्ते को आप दोनों में बैलेंस किस तरह से करिएगा? एकदम आज भी हम बैलेंस करते हैं। सुबह में घर में मैं सबसे पहले उठता हूँ, अपना नहा धो कर तैयार होकर पेशेंट देखता हूँ, फिर मैं प्रचार में निकलता हूँ। तो मैं डॉक्टर होने के नाते सबसे पहले मैं पेशेंट देखूँगा, और मेरा जो स्थिति है, जो डॉक्टर होने के नाते एक जगह मेरा बाइंडिंग्स था, अब पॉलिटिशियन होने के नाते या भाजपा का प्रत्याशी होने के नाते या भाजपा जीतने के बाद एमएलए टिकट जीतने के बाद मेरा स्थिति क्या और थोड़ा बढ़ जाएगा, और हेल्पिंग हैंड मेरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा कि मैं आदमी लोगों को पे जो है या रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में जितना ये लोगों है, जनगण जितना है, वो लोगों में ज़्यादातर और अच्छे से बेहतर सेवा देगा। सर सवाल यहाँ ये है, ये बहुत कॉमन सा सवाल है और हर जगह पूछा ही जाता है। बीजेपी पार्टी जय श्री राम मुद्दा बनाई है, जहाँ भी देखो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे गृह मंत्री हो, चाहे बंगाल के प्रभारी ही क्यों ना हो, कहीं भी अगर मंच पे आते हैं तो सबसे पहले जय श्री राम बोलते हैं। तो क्या लगता है कि ये चुनावी मुद्दा नहीं हो रहा है जय श्री राम? क्या जय श्री राम से जीत हासिल की जा सकती है? देखिए, हर आदमी का पास अपना है कि वो किस भगवान को बुलाए। तो जय श्री राम अगर हम लोग बोलते हैं, एक राम नाम लेना भी बहुत अच्छा शुभ काम है। तो हर काम के लिए जो पहले हम लोग शुरुआत करते हैं जय श्री राम से जरूर करते हैं, तो उसमें भी कोई बुराई कुछ नहीं है, बहुत अच्छा चीज़ है। लेकिन जय श्री राम को चुनावी मुद्दे में लाना कहाँ तक सही है? आप जो कह रहे हैं वो सही बात है, भगवान को सभी याद करते हैं, लेकिन इस चुनावी मुद्दे में जय श्री राम को लाना नहीं लगता है कि भगवान को बीच में चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। जैसे कोई आदमी नमस्ते कहते हैं, कोई आदमी श्री राम कह रहे हैं, जय श्री राम कह रहे हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है।
हम तो उसका सपोर्ट करते हैं। हमको लगता है जय श्री राम के एक भगवान का नाम लिया जाए, उसमें कोई बुराई नहीं है। ममता बनर्जी की अगर हम बात करें तो बार बार बीजेपी आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी सरकार कुछ भी नहीं की है, और ये जो उन पर हमले हुए हैं ये भी नाटक है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इस पे मैं एक ही बात कहूँगा कि वोट का प्रचार के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। जब उनको पता है कि उनका हार निश्चित है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हद तक बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उसके बारे में नहीं सोचना हमको। मेरा जो हिसाब है, रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में मैं क्या उन्नति कर सकता हूँ, बस मेरा एक ही दिमाग में वही है। कौन क्या करता है, कौन क्या बोलता है, उससे कोई मतलब हमको नहीं है। हमको रानीगंज विधानसभा में हर आदमी के पास क्या समस्या है और उसको कैसे मैं सॉल्व कर सकता हूँ, बस मेरा यही दिमाग। सवाल यहाँ पर अगर हम देखें तो चुनाव से लेकर ही जुड़ा हुआ एक सवाल है। आप देखे होंगे पंचायत चुनाव हुए हैं, लोकसभा चुनाव और अभी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन इन तीनों ही चुनाव में हिंसा कहीं नहीं रुक रही है। ये हिंसा का इतिहास रहा है। अगर हम 34 साल पहले वामपंथ की बात करें तो उसमें भी हिंसा रही है, और अभी टीएमसी सरकार में भी इलेक्शन के टाइम में हिंसा हो रही है। तो जनता जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा वो सोच रही है कि क्या बीजेपी पार्टी अगर बंगाल में आती है तो ये हिंसा रुक सकती है, क्योंकि ये बंगाल का इतिहास होते जा रहा है चुनाव में हिंसा। तो क्या बीजेपी पार्टी सचमुच इसे रोक सकती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपना विधानसभा क्षेत्र में बात करूँ। मेरा उम्मीदवार जब से मैं खड़ा हूँ, मैं आप लोगों को ये बात निश्चित कर सकता हूँ, मेरा कोई भी आदमी, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कर्मी, कोई भी उस तरह से काम नहीं करेगा। दूसरा सवाल, भारतीय जनता पार्टी अगर आप सरकार में आते हैं, वो लोग इसको सपोर्ट एकदम ही नहीं करता है, ना आगे करेगा। लेकिन देखिए, यही बात ममता बनर्जी सरकार ने भी कही थी जब वो सत्ता पे आई थी 2011 साल में। उन्होंने कहा था कि बदला नोए बदल चाय, लेकिन आज स्थिति वही है। तो लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं डरे हुए हैं कि बंगाल का ये इतिहास होते जा रहा है, चुनाव हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, और हिंसा में ऐसे नहीं है आम लोग भी मर रहे हैं, चाहे वो भाजपा पार्टी के भी लोग हों, चाहे टीएमसी के हों, चाहे कोई भी पार्टी के हैं, लोग तो मर रहे हैं और उसका भुगतान परिवार वालों को भुगतना पड़ रहा है। तो ये जो है सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है, और लोग जो है ये सबसे ज्यादा सोच रहे हैं कि क्या दूसरी पार्टी आने के बाद भी ये हिंसा रुकेगी। तो ऐसा मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं इसे भी क्लियर कर दे रही हूँ क्यों नहीं लग रहा है। क्योंकि बीजेपी पार्टी बार बार जब टीएमसी वाले को, हर समय टीएमसी पार्टी जो करते थे उन पर दोष देती थी कि ये टीएमसी पार्टी के लोग हैं, गुंडागर्दी करते हैं, लेकिन आज वही टीएमसी पार्टी वक्त के लोग जो है बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो क्या वो जो पहली पार्टी में किए थे वो भाजपा में नहीं करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है बहुत सुशृंखल पार्टी है। वहाँ आपको एक छोटा से कार्यकर्ता से लेकर एक बड़ा जितना कार्यकर्ता है, सब एक ही चेन में बंधे हुए हैं। वहाँ कोई आदमी आपका ऐसे काम नहीं करेगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी बदनाम हो। इसलिए उसका तो आप चिंता थोड़ा सा भी नहीं करिए। इसलिए आप बेफिक्र होकर रह सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को कभी भी सपोर्ट नहीं करेगा, हिंसा को। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि जो लोग टीएमसी से बीजेपी में आ रहे हैं और जिनके बारे में बहुत पहले ही बीजेपी पार्टी हर समय कहती थी कि ये टीएमसी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं और टीएमसी पार्टी में हमेशा वो गलत ही काम कर रहे हैं, आज वो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या नजरिया अचानक से बदल जाता है? कल के लिए उनका नजरिया कुछ और था और आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है तो उनका नजरिया कुछ और हो जाएगा? देखिए, आदमी का जो चीज़ होता है वो परिवर्तन होता है। जैसे दस्यु रत्नाकर भी वाल्मीकि बने थे, तो ये भी एक चेंज आप मान सकते हैं। और उस चेंज में भारतीय जनता पार्टी में हम लोग और अच्छे से चाहते हैं कि वो लोग अच्छे से रहे, अच्छे से काम करें और भारतीय जनता पार्टी को एक अच्छा से संस्कार के साथ वो लोग जुड़े रहे। आपका चुनावी मुद्दा क्या है? ये मैंने आपसे बहुत लास्ट में सवाल किया, लेकिन जनता जानना चाहती है कि जो उनके नेता खड़े हो रहे हैं उनके लिए आप क्या करना चाहेंगे? देखिए, मुद्दा एक नहीं, मुद्दा बहुत सारा है। पहला तो मेरा मुद्दा में यही है कि एक स्मार्ट सिटी जो आसनसोल का बनाने का प्लान था, रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में उसको लाया जा सकता है।
पहला। दूसरा है सबसे पहला हेल्थ, तीसरा है एजुकेशन, चौथा है पानी, 5 नंबर है आपका घर। ये मेरा 5 ये है मेन। उसके अलावा जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है वो लोग का टैक्स रिलीफ दिलाना। एक ये है IIT JEE के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोलना। ये जो हमारा रोड इतना जैम है, बाईपास कैसे किया जाए, बाईपास रोड के लिए सोचना और जितना जैम हो सके उतना हटाना। ये मेरा पहला रहेगा। इसके बाद मैं आगे सोचूंगा जो और मैं क्या कर सकता हूँ और बट ये बेसिक्स मेरे सबसे पहले आपको ठीक करना है। आपसे एक लास्ट सवाल है जो कि बहुत कॉमन है और ये सभी पूछते ही हैं। भाजपा पार्टी के लिए सीएम का चेहरा कौन है? देखिए, हर चीज़ का खुलासा नहीं किया जाता है। इसका मतलब आपको पता है? नहीं, एक क्वेरी रखना हमेशा अच्छा रहता है, तो उस क्वेरी को क्वेरी रहने दीजिए, 2 मई के बाद पता चल जाएगा। तो अच्छा, इतना तो बता सकते हैं कि वो बंगाल की धरती का ही रहेगा या फिर वो कहीं और अदर स्टेट से आएंगे? पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री जो होगा वो पश्चिम बंगाल का ही होगा, वो बेफिक्र है। तो क्या हम लोग मान सकते हैं कि मिथुन चक्रवर्ती को सीएम के लिए उतारा गया है? क्या वो भाजपा पार्टी ज्वाइन करने का मकसद यही है? आपको मैं पहले भी कहा, क्वेरी को क्वेरी रहने दीजिए, 2 तारीख के बाद उसको देखिए। हर चीज़ बोल देने से हर मजा ही खत्म हो जाता है, तो क्वेरी को क्वेरी रहने दीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आने के लिए और जनता से अपने मुद्दे आप शेयर करने के लिए। खैर, रिजल्ट क्या होगा ये तो 2 मई के बाद ही पता चल जाएगा, लेकिन अभी हमने बिजन मुखर्जी से बात की थी। वो भाजपा के उम्मीदवार रह चुके हैं, उम्मीदवार हैं, अभी रह चुके हैं गलत है, उम्मीदवार हैं और जीत वो कह रहे हैं, उनके दावे हैं कि रानीगंज विधानसभा क्षेत्र में इस बार परिवर्तन होके रहेगा। वामपंथी ने कोई काम नहीं किया है और टीएमसी पार्टी ने भी कोई काम नहीं किया है और बंगाल में परिवर्तन की लहर चल रही है, तो रानीगंज विधानसभा क्षेत्र भी अछूता नहीं रहेगा। खैर, ये तो हम लोग देखेंगे ही, 2 मई के बाद रिजल्ट साफ हो पाएगा। और ये जो सवाल था सभी का कि पश्चिम बंगाल में भाजपा के लिए सीएम का चेहरा कौन है, ये अभी तक सवाल का सवाल ही रह गया। बिजन मुखर्जी जी ने भी इसे स्पष्ट नहीं किया है, बस इतना कहा है कि पश्चिम बंगाल की धरती से ही उनका आगमन होगा या पश्चिम बंगाल की धरती से ही जो लोग जुड़े हुए हैं वही सीएम के लिए उतारे जाएंगे, वही आपके सीएम होंगे। खैर, जो होगा ये तो 2 मई के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही सारे उम्मीदवार के चुनावी मुद्दे क्या है, वो क्या चुनावी मुद्दे लेकर आपके पास हाजिर हो रहे हैं और आप किस तर्क के साथ उन्हें वोट देंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे साथ जुड़े रहने के साथ ही आपके सारे सवालों के जवाब मिल पाएंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय।